हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद कैरियर पाथ पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है अपनी, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है और शायद आपने ऐसे क्वेश्चंस अभी मुश्किल ही प्रैक्टिस किए हों। और ये आज यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस की 4th क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हो गई है, जिस पर आप लोग बहुत ही अच्छा अपना प्यार दिखा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्लास से देखना बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग अब यूपी स्पेशल की क्लासेस हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो पीडीएफ की लिंक है इस क्लास की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन पुरापाषाणिक स्थल से मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है लोहदा नाला से, जो कि बेलन घाटी प्रयागराज में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इस सीरीज में जितने भी इस क्लास में क्वेश्चंस हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम से में पूछे भी गए हैं। और इन टॉपिक्स से तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बस आप लोगों को विश्वास बनाकर पूरी क्लास को देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर छोड़ के जाएंगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि इस क्लास में मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ, और देख लेना आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके बाद आप खुद आकर यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आपने जितने प्रैक्टिस करवाए उन्हीं से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और क्लास को बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना है। तो देखो क्या है इसके बारे में डिटेल कि प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाला क्षेत्र से उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यह भारत में पुरापाषाण काल का एक अद्वितीय उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो देखिए क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल के किस स्थल से हड्डी के आभूषण और मानव कंकाल बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय और महदहा से। क्या है इसके बारे में कि ये दोनों स्थान प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय और महदहा मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, ये दोनों स्थल कौन से हैं? मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और प्रतापगढ़ में स्थित हैं, जहाँ से समाधियाँ, सींग और हड्डी से बने आभूषण और औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लौह प्रौद्योगिकी के प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा एटा से। क्या है इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो डिटेल ये है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे के अवशेष और धातु शोधन की भट्टियां मिली हैं, जो भारत में लोहे के उपयोग का शुरुआती प्रमाण है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली हैं? एटा जिले से और अतरंजी खेड़ा स्थान से। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व की हैं ये। कितनी पुरानी हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड, थोड़ा देखो। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 9000 ईसा पूर्व कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं लहुरा देव, यानी कहाँ पर है ये? संत कबीर नगर यूपी में। क्या है इसके बारे में कि नवीनतम खोजों के अनुसार संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसने मेहरगढ़ जो कि 7000 ईसा पूर्व के रिकॉर्ड को भी
पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? संत कबीर नगर से मिले हैं और स्थान है लहुरा देव। कितने साल पुराने? 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये देखो जो मेहरगढ़ में मिले थे वो 7000 थे, उनका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं टोटल 8। ये 8 कौन कौन से हैं और देख लेते हैं। देखो पहला है कुरु जो कि मेरठ दिल्ली क्षेत्र है, दूसरा है पांचाल जो कि बरेली फर्रुखाबाद, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कोसल अयोध्या और श्रावस्ती। ठीक है, मल्ल कुशीनगर, काशी वाराणसी और चेंदी जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। जो चेदी है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बुद्ध काल में मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां कौन सी थी जहां महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ? तो ये है कुशीनारा कुशीनगर में, और पावापुरी। पावापुरी में किसको प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को। ठीक है, लिख लो कंफ्यूजन ना रहे, महावीर स्वामी को पावापुरी में, और कुशीनगर कुशीनारा में कहाँ पर? यहाँ पर किसको? बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में। देखो क्या है कि गणतांत्रिक मल्ल जनपद की 2 राजधानियां थी, एक थी कुशीनारा जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और दूसरी थी पावा, पावा के फाजिल नगर यानी पावापुरी जहां भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र उत्तर प्रदेश के किस आधुनिक जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रामनगर जो कि बरेली में स्थित है। ठीक है, रामनगर कहाँ पर है? बरेली में। क्या है इसके बारे में कि पांचाल महाजनपद 2 भागों में बंटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, ठीक है, जो बरेली के पास में रामनगर थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? कामपिल्ले जो कि फर्रुखाबाद थी। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को कि उत्तरी पांचाल कहाँ पर थी? अहिछत्र, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी फर्रुखाबाद यानी कामपिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, और अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो विशेष इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास स्थित सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से या मृगदाव भी कहते थे, में अपने 5 सन्यासी साथियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक वर्षावास किस स्थान पर बिताए थे? तो ये बिताए थे श्रावस्ती जो कि कोसल की राजधानी थी। क्या है इसके बारे में कि बुद्ध ने कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती अंगुलीमाल डाकू की जो कर्मभूमि थी में अपने जीवन के, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी में कई बार कि जो अंगुलीमाल डाकू की गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये श्रावस्ती में स्थित है। विशेष ध्यान रखिएगा। अपने जीवन के 21 वर्षावास बिताए और सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं दिए थे। ठीक है, ये कहाँ की राजधानी थी? ये कोसल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा? तो ये टोटल थी 9। ठीक है, जैन धर्म के टोटल 9 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनकी जन्मस्थली कहाँ थी? उत्तर प्रदेश थी। अब ये 9 कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार ध्यान से। देखो इनमें से जो 5 थे उनका तो जन्म स्थान अयोध्या ही था। अयोध्या में 5 लोग थे। प्रथम ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव जी ही जैन धर्म की जो स्थापना की थी, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ऋषभदेव को
प्रथम इनको प्रवर्तक माना जाता है। और अयोध्या के और कौन कौन से? अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। वाराणसी में कौन से? दूसरे दो लोग थे, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ कहाँ के से थे? ये दोनों लोग वाराणसी थे। और श्रावस्ती से एक लोग थे संभवनाथ, और कौशाम्बी से भी एक लोग थे पद्म प्रभु। ठीक है, तो इन 9 लोगों को ध्यान रखिएगा। कितने लोग थे टोटल? 9 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख मूल रूप से किस स्थान पर स्थापित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थानांतरित करवाया था? तो ये था कौशाम्बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि मौर्य सम्राट अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख मूल रूप से किस स्थान पर स्थापित था? अच्छा, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थानांतरित करवाया था, तो ये था कौशाम्बी का। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल भी देखते हैं कि अशोक का यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा रचित है, और बाद में जहांगीर का लेख भी खुदा हुआ है इस पर। अकबर ने इसे प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट हैं? देखो, पहली चीज़ तो ये अशोक अभिलेख था कहाँ पर? तो पहला चीज़ तो ये कौशाम्बी में था, एक पॉइंट हो गया। देखो, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट, इस पर जो इस पर जो खुदा हुआ है वो कौन कौन इस पर खुदवाया, मतलब अपने लेख लिखवाए? तो इस पर तो पहले समुद्रगुप्त ने लिखवाए। ठीक है, समुद्रगुप्त ने लिखवाए, और लिखे किसने? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन द्वारा ये रचित थे, जो इनका दरबारी कवि था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि इस पर जहांगीर ने भी अपने लेख खुदवाए थे। और चौथी बात यह है कि इसको अकबर ने क्या किया था? कौशाम्बी से उठाकर कहाँ पर लगवाया था? प्रयागराज के किले में। ठीक, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंट एक क्वेश्चन से। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहता है कि फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 प्रसिद्ध अभिलेखीय स्तंभों को मेरठ और टोपरा से लाकर कहाँ स्थापित करवाया था? बताओ। फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 प्रसिद्ध अभिलेखीय स्तंभों को मेरठ और टोपरा से लाकर कहाँ स्थापित करवाया था? तो ये करवाया था दिल्ली में। ठीक है, सबने पढ़ा होगा कि मेरठ का और टोपरा का जो अभिलेख है वो दिल्ली में स्थापित करवाया गया है। ठीक है, तो देखो क्या था कि तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के मेरठ स्तंभ और टोपरा, जो कि हरियाणा का था, हरियाणा में है टोपरा स्तंभ को उखड़वाकर दिल्ली मंगवाया और वहां उसको स्थापित करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से मिलती है? बताओ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है अयोध्या शिलालेख से, जो कि धनदेव का है। अयोध्या शिलालेख क्या है इसके बारे में कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पहला पॉइंट। के राज्यपाल धनदेव। ठीक है, इनके राज्यपाल कौन थे? धनदेव थे। अयोध्या शिलालेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। देखो, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, कोई क्लास छोड़ के मत जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि आपका हिस्ट्री बस 2 से 3 क्लास में पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन कि कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म और मूर्तिकला की मथुरा शैली का विकास हुआ। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो ये थी मथुरा। ठीक है, जो कुषाण थे उनकी द्वितीय राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं कि कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर यानी पेशावर थी। ठीक, पहला पॉइंट देखो।
कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर यानी पेशावर। और दूसरी जो कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मथुरा। मथुरा कला शैली में ही पहली बार बुद्ध की मानव रूपी मूर्तियां बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसे समुद्रगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने की जानकारी मिलती है? तो ये स्थित है आपका गाजीपुर में, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये कहाँ पर है? ये स्थित है गाजीपुर में, जो कि किसके द्वारा लेख लिखवाया गया था? तो ये लिखवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। किस बात को लेकर? हूणों को पराजित होने की जानकारी इस लेख से मिलती है। अब देखो, एक तो भीतरी स्तंभ लेख ये है और एक भीतरी लेख और भी है, ठीक है। भीतरी लेख है और भीतरी गांव मंदिर है, ठीक है। सॉरी, भीतरी लेख नहीं है, वो है भीतर गांव मंदिर। भीतर गांव मंदिर तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, ध्यान रखिएगा। ये संबंधित है समुद्रगुप्त से और ये नहीं है, ये बिल्कुल हटा दो। देखो क्या है, भीतर गांव मंदिर समुद्रगुप्त से है और ये स्थित है कहाँ पर? कानपुर में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या है कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में स्थित भीतरी स्तंभ लेख गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का है। इसमें हूणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें खदेड़ने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही भीतर गांव में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईंटों से बना हुआ, ईंटों का उपयोग हुआ है इस मंदिर में, ठीक है। ईंटों का उपयोग हुआ है और ये मंदिर है किसका? तो ये है नारायण, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर को महोदय श्री कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था कन्नौज को, ठीक है। कन्नौज को चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ने क्या कहा था? महोदय। क्या है इसके बारे में कि सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज। वो समृद्ध और वैभव होने के कारण महोदय श्री या नगर महोदय कहा जाता था। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए हुए दलित त्रिदलीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? तो ये शामिल थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्या है इनके बारे में कि कन्नौज पर वर्चस्व के लिए उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं के बीच 200 वर्षों तक त्रिदलीय संघर्ष चला, जिसमें अंततः प्रतिहारों की विजय हुई थी, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है, इसको इतिहास में त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसमें 3 राजाओं ने भाग लिया था, कौन कौन से? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो हुआ क्या, लास्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है कि 200 वर्षों तक ये युद्ध चला, ये संघर्ष, और उसके बाद में अंततः इसमें प्रतिहारों की जीत हुई थी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि झांसी जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, झांसी जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य शिखर शैली का। क्या है इसके बारे में कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर और झांसी सीमा पर स्थित है, ठीक है। ललितपुर, इसको देखो ज्यादातर तो इसमें ललितपुर जब ऑप्शन आता है तो झांसी ऑप्शन आता ही नहीं है उसमें, तो इसको ललितपुर लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों आता है तो तब भी आप ललितपुर सेलेक्ट करिएगा, ज़्यादातर मैंने देखा है आंसर इसको ललितपुर ही माना जाता है। तो क्या है इसमें कि ये स्थित है ललितपुर में, तो गुप्त काल का है। यह भारत में शिखर युक्त मंदिरों का पहला उदाहरण माना जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड।
देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के निर्माता, ठीक है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के निर्माता चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी उत्तर प्रदेश के किस स्थान या जिले में स्थित है? तो ये है, क्या है, महोबा भी थी, कालिंजर यानी बांदा भी थी और अजयगढ़, ठीक है। समय समय पर तीनों राजधानियां रही हैं। क्या है इसके बारे में डिटेल भी देखते हैं कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? खजुराहो के अलावा बुंदेलखंड में महोबा और कालिंजर दुर्ग बांदा प्रमुख रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, देखिए मोहम्मद गौरी का पूरा नाम अगर पूछे तो क्या था कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस गढ़वाल शासक को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था जयचंद को, ठीक है। क्या है कि इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर हुए युद्ध में गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को हराया और मार डाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि जौनपुर नगर की स्थापना सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने किस भाई जौन खां की स्मृति में की थी? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया। यह उसके चचेरे भाई जौन खां, जिसका रियल नेम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी की याद में बना था, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा एमबीटी के बारे में। तो वही है कि इनकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। आगे चलकर इसे सिराजे हिंद भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है कि जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किस सरकी शासक द्वारा पूर्ण कराया गया था? तो ये करवाया गया था इब्राहिम शाह सरकी ने। क्या है कि अटाला मस्जिद की नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसे 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया। यह सरकी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ध्यान रखिएगा, इसकी नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी फिरोज तुगलक ने, लेकिन पूर्ण करवाया था इसने इब्राहिम शाह सरकी ने। क्या है अगला क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में उत्तर प्रदेश के किस नए शहर की स्थापना की और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये है आगरा को, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, सबने पढ़ा होगा। और 1506 ईस्वी में क्या है इसके बारे में कि राजस्थान के राजपूत राजाओं पर नियंत्रण रखने और व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में इसे लोदी वंश की राजधानी बनाई थी, ठीक है। आगरा शहर को जो बसाया गया था वो 1504 में बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने, और 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है कि मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? तो ये करवाया था उन्होंने बुलंद दरवाजे का, 1601 ईस्वी में। क्या है इसके बारे में कि 1572 से 73 की गुजरात विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विश्व के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक बुलंद दरवाजा, जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 54 मीटर। पूछा गया है ये चीज, 54 मीटर ऊंचा है, इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक सेकंड, देखो क्या है कि भारत में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा भारत के में पिट्रा ड्यूरा संगमरमर पर चढ़ाऊ ये एक शैली है, ठीक है। संगमरमर से जो सजावट की जाती थी उसकी एक शैली है। क्या है? पिट्रा ड्यूरा शैली की पहली इमारत है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। क्या है इसके बारे में कि नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग यानी एतमादुद्दौला की याद में पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से यह मकबरा बनवाया। इसमें पहली बार पिट्रा ड्यूरा यानी पचकारी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में किसने की थी और अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई थी?
तो ये की थी सादत खां बुरहान उल मुल्क। क्या है इसके बारे में कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय सादत खां बुरहान उल मुल्क, जिसको कहा जाता था, ने अवध को स्वतंत्र राज्य बना दिया था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि अवध के किस नवाब ने 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ बनाया? पहली चीज, किस सन में? 1775 में। कहाँ से? फैजाबाद से लखनऊ। किसने किया? आसफुद्दौला ने। क्या है कि नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में राजधानी लखनऊ बनाई, जिन्होंने ही लखनऊ में अकाल राहत के लिए प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, और रूमी दरवाजा बनवाया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया और अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया? तो ये थे वाजिद अली शाह। क्या है इनके बारे में कि आउटरम रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर की छावनी में हुई थी? तो सबको पता होगा, ये हुई थी मेरठ की छावनी में 20वीं NI रेजिमेंट में। क्या है इसके बारे में कि 18 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया था। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हो गया। सत्रह सौ 22, एक सेकंड ज़्यादा आगे बढ़ गए थे हम लोग, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटे ना। 30 हो गया, 30 के बाद में 31, हाँ देखिए 31 भी हो गया, 31 के बाद में 32 नंबर, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिश कादिर को नवाब घोषित किया था? तो ये कौन थी? ये थी बेगम हजरत महल। क्या है इनके बारे में कि इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था, ने लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया और बेगम नेपाल चली गई। ठीक है, कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया और जो ये बेगम हजरत महल थी ये उसके बाद में नेपाल चली गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब भोंदू पंत ने किया था। उनके सैन्य कमांडर सेनापति कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। ठीक है, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। क्या है इनके बारे में कि नाना साहब के मुख्य सेनापति तात्या टोपे नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखो 1857 के संग्राम में बरेली यानी रुहेलखंड से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो अगर रुहेलखंड पूछे किसको कहते हैं तो आपको यहीं पे पता होना चाहिए, बरेली। क्या है इसके बारे में कि बरेली के पूर्व नवाब के पोते, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, खान बहादुर खान। ठीक है, बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। बरेली में पूर्व नवाब के पोते खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को सूबेदार घोषित किया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से और लियाकत अली ने प्रयागराज से इसका नेतृत्व किया था। इन सबका ध्यान रखिएगा, मिलान करवाने में इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था प्रयागराज के मिंटो पार्क में। क्या है इसके बारे में कि प्रयागराज के मिंटो पार्क में कैनिंग ने, ठीक है, कैनिंग ने ये घोषणा पत्र पढ़ा जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त होकर भारत शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? देखो, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से बदलकर कहाँ बनाई? तो ये बनाई थी प्रयागराज। ठीक है, क्या है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयागराज को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो 1858 में बनाया गया था, विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहाँ से बदलकर? आगरा से। ठीक है, इससे पहले आगरा थी, आगरा से बदलकर प्रयागराज। क्या है कि 1858 में राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके प्रयागराज बनाई गई। बाद में इसे 1920-21 में लखनऊ को आंशिक राजधानी और 1935 में पूर्ण राजधानी बनाया गया। अब देखो, अगर क्वेश्चन आए कि जब स्पेशल पूछे कि लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया, तब आपको सिलेक्ट करना है 1935। लेकिन अगर ये वर्ड स्पेशल लिखे आए आंशिक राजधानी, तब आपको 20-21 का सेलेक्ट करना है। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ वह 1888 में प्रयागराज में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है, ये कौन थे? फर्स्ट ब्रिटिश, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश थे। क्या है इनके बारे में कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष बने। यूपी में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए, 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में और 1 बनारस, 1 कानपुर और 1 मेरठ में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी? तो ये हुआ 31वां अधिवेशन 1916 में। क्या है कि 1916 के 31वें अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? देखो, काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 9 अगस्त 1925। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल डेट के साथ में। क्या है इसके बारे में कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी ने लखनऊ के पास काकोरी में एट डाउन ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद और रोशन सिंह को प्रयागराज नैनी में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्क कर दे रहा हूँ, अगर ना पता हो तो लिख लीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया था? गोरखपुर में। ठीक, अशफाक उल्ला खां को कहाँ दिया गया था? फैजाबाद में। ठीक, रोशन सिंह को प्रयागराज के नैनी जेल में और राजेंद्र सिंह लहड़ी को गोंडा में। ठीक, देखो लहड़ी में पीछे अड़ा रहा है और गोंडा में अड़ा रहा है, ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और रोशन सिंह को प्रयागराज में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का पुनर्गठन करके किस नए संगठन की स्थापना की थी?
तो ये की थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर HSRA बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्या कहता है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के किस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो ये था अल्फ्रेड पार्क, सबको पता होगा। अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया है। क्या है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में नाट बाबर की पुलिस टीम ने, कौन था वो, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कौन था वो। अब देखो यूपी ट्रिपल एससी है, इसी तरह के क्वेश्चन निकाल के लाता है, ठीक है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ये कहाँ पर था। तो देखो क्या है कि नाट बाबर की पुलिस टीम से घिर जाने पर आजाद ने खुद को अंतिम गोली मारकर आत्म बलिदान दे दिया था। ध्यान रखिएगा, विशेष पॉइंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार किसान सभा और किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र बना? तो ये था प्रतापगढ़। क्या है कि प्रतापगढ़ के रूर गांव में रामचंद्र, जिनको बाबा रामचंद्र के नाम से जानते थे, और नेहरू जी के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन कब हुआ था? 1920 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सन पूछा गया है, इसलिए मैंने दोबारा इसको बोल दिया। कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1921 का प्रसिद्ध एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर में चला गया था। इसके मुख्य नेता कौन थे? बताओ। 1921 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या था? एका आंदोलन। तो इसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी, ठीक है। क्या है इनके बारे में कि लगान की दरों में वृद्धि और बेगार प्रथा के खिलाफ मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था, जो कि 1921 में चलाया गया था। विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये हुई थी गोरखपुर में, ठीक है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये गोरखपुर में हुई थी। क्या है इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो कि गोरखपुर के चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? सॉरी, ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, मतलब कितने दिन बाद? 8 दिन बाद, ठीक है। 8 दिन बाद इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, नाम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी थी? तो ये बनी थी बागी बलिया, ठीक है। क्या है इसके बारे में? देखो एक सेकंड। बलिया में अगस्त 1942 में स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल तोड़कर चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत की पहली समानांतर सरकार स्थापित कर ली थी। इसलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ये कब स्थापित हुई थी? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 उत्तर प्रदेश, जो कि संयुक्त प्रांत था, के मुख्यमंत्री कौन बने स्वतंत्रता के समय? तो ये बने थे गोविंद वल्लभ पंत। क्या है इनके बारे में? देखो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने यही बने थे गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा। क्या है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 1950 में जब नाम उत्तर प्रदेश हुआ तब भी वही ही मुख्यमंत्री थे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे संयुक्त प्रांत नाम था लेकिन जब इसका नाम बदल गया 1950 में तो कोई और हो गया होगा, लेकिन नहीं, कौन था? गोविंद वल्लभ पंत ही थे, ठीक है। और अगर पूछे
कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, लिख देता हूँ 1 मिनट, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे और दूसरा क्या पूछे, पहली महिला राज्यपाल, इन 2 पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और जो पहली महिला राज्यपाल थी ये थी सरोजनी नायडू। ये 2 पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर किस तिथि को आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश किया गया था। तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्या है कि 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, इसलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और 24 जनवरी 2018 को जो कि उत्तर प्रदेश दिवस जब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 24 जनवरी 2018 से। और हुआ क्या है, इसी दिन ODOP वाली योजना को लागू किया गया था। ODOP क्या था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो ये बताया मैंने आपको, सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक। क्या था कि सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूपी की राज्यपाल रहीं। वे भारत के किसी भी राज्य की महिला पहली गवर्नर थी, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है, जिन्होंने 1963 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। क्या है कि सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। वे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री बनी थी ये बनी थी 1963 में, और जो राज्यपाल थी वो बनी थी 1947 में। विशेष ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन रखिएगा कि दोनों साथ में थी, क्योंकि ऐसा फीलिंग आता है कि हो सकता है साथ में रही हूँ, तो ऐसा नहीं था। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप अभी तक लास्ट तक बने हुए थे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा क्लास में, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ इसमें कितने सारे फैक्टर से भरी हुई क्लास थी वो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही अगर आप में से कोई भी जैसे SSC CGL, ठीक है, CHSL या MTS या बैंक, मतलब किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश वोकैब का अच्छा खासा शेयर होता है उसमें, तो वो मेरी एक सीरीज चल रही है इस टाइम ब्लैक बुक की, ठीक है। ब्लैक बुक मैं करवा रहा हूँ बाय निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक नज़र में ऐसे बता देता हूँ कि याद करने की ट्रिक, मतलब ऐसी ट्रिक कि आप कहानी से ये वो वोकैब को याद करें, चाहे वो सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे इडियम्स हो, कुछ भी हो, उनको आप लोग जब एक स्टोरी के साथ में याद करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। मतलब उनको याद नहीं करना पड़ता है, उनको वर्ड देख के खुद ही वो स्टोरी याद आती है, फिर उसके बाद आपको उसका मीनिंग और सिनोनिम्स वगैरह सारे याद आ जाते हैं। तो ऐसी मैं क्लास आप लोगों को इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, तो जो लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और साथ ही एक नई इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी देखो जैसे UP SSC क्या हुआ है, पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 3 तारीख से, ठीक है। तो ये जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो इस बार आप लोगों ने देखा ही है कि इस लोअर PCS के एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है।
तो अब लोअर जो यूपी पेट है, पेट को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम यूपी के जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स यही इसी पेट के थ्रू हो रहे हैं। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो ये लोअर पीसीएस हो, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं वो सारे इसी के थ्रू हो रहे हैं। और आप लोग देखते ही हैं वैकेंसी उतनी ज़्यादा आती नहीं है कि बहुत कम कट ऑफ जाए, तो कट ऑफ भी इसकी अच्छी खासी जाती है, जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ होती है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग, मेरी एक सीरीज़ अभी स्टार्ट होगी इस यूपी SSC जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद, ठीक है, इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं पेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही टेस्ट सीरीज, ठीक है। क्योंकि देखो 2 महीने का टाइम मिला है आपको, और 2 महीने में आप क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस करने का टाइम है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की। साथ ही जो चीज़ें नई हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट होंगे आप सभी के लिए जो नए होंगे, तो उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना, तो बस इतना करना है। तो आप लोग अच्छे से अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 23 को ये एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, इसके जस्ट बाद से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अभी जब तक नहीं कर रहा हूँ तब तक आप लोग यहाँ से पढ़िए। आप लोग अभी जो लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनका तो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम लगा ही होगा, तो उनको अभी तो टाइम ही नहीं है, लेकिन इसके बाद में आप लोगों को भी एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर कम नंबर हैं तो बढ़ा लीजिए। तो साथ में यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, और आप लोगों के अगर कोई जानने वाला है तो उसको भी शेयर करिएगा क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई सीरीज के साथ, मतलब नई प्रैक्टिस के साथ और नई उत्साह के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।